गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में हम लोगों ने केशिकातु के बारे में जाना था और केशिकातु का कारण क्या होता है ये भी जान लिया था, और साथ ही साथ केशिकातु के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या अनुप्रयोग हैं इनकी चर्चा हम लोगों ने किया था। आज हमें केश नली में द्रव के उन्नयन के सूत्र का निगमन करना है। तो इसके लिए आप मान लीजिएगा कि आपके पास एक कांच की स्वच्छ केश नली है जिसकी त्रिज्या r है और वह किसी द्रव में सुविधा के लिए द्रव को आप जल ही मान लो, ज्यादा बेटर होगा, जल में सीधे खड़ी की गई है। माना इस द्रव का पृष्ठ तनाव T है तथा घनत्व ρ है और इसका जो नवचंद्रक है मेनिस्कस AEB वो कैसा है, अवतल। जो द्रव के वक्र पृष्ठ की गोल परिधि ये वाला पॉइंट ये केश नली के दीवारों के संपर्क में, अच्छा ये देखने में आपको आयत जैसा दिख रहा है, लेकिन जैसे ये मार्कर है ना मेरे पास, इसमें कोई चीज हम भरेंगे तो ऊपर से देखोगे तो चारों किनारे पर वो दीवारों के संपर्क में दिखेगा, ठीक उसी तरह है। अब जब दीवारों के संपर्क में है तो उस पर पृष्ठ तनाव के कारण एक बल लगेगा। अगर कांच और द्रव के लिए जो संपर्क कोण आपने थीटा मान लिया है तो यह थीटा कोण पर अंदर की ओर प्रत्यानयन बल आरोपित करेगा। अब प्रतिक्रिया के कारण जो अंदर की तरफ ये T आ रहा है आपका, प्रतिक्रिया के कारण जो केश नली की दीवार है वह भी इसके एकांक लंबाई पर बाहर की तरफ T ही बल लगाती है। अच्छा T है क्या, बल है, तो obvious सी बात। इसको आप इसके दोनों घटकों में, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में वियोजित कर सकते हो तो कर दीजिए। इस वाले को आप कह दीजिए T cos थीटा और क्षैतिज को T sin थीटा कह दिए। इसी प्रकार इस पॉइंट पर भी V के लिए भी यही हो जाएगा T cos थीटा और T sin थीटा। अब जरा देखिए ये जो क्षैतिज घटक T sin थीटा है ये पूरे परिधि पर बाहर की तरफ काम करेगा। ये यहाँ भी इस तरफ, ये बाहर की तरफ कार्य करेगा, तो पूरे परिधि के लिए इसका जो परिणामी होगा वो शून्य हो जाएगा। तो भाई बल राशि ये इस तरह अगर काम कर रहा है, एक इधर बाहर जा रहा है, इधर इधर, तो पूरे परिधि की अगर बात करोगे तो T sin थीटा का परिणामी शून्य होगा। इसी प्रकार आप T cos थीटा की अगर बात करो, इसकी दिशा किधर है, ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर। इसी प्रकार जो आपका T cos थीटा ये ऊर्ध्वाधर वृत्त की परिधि की एकांक लंबाई में ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो अतः ऊपर की ओर आरोपित कुल बल ऊपर की ओर आरोपित कुल बल F नेट बराबर 2 पाई r cos T cos थीटा, ये समीकरण एक हम मान लें। यानी कि ऊपर की तरफ आरोपित बल आपका, अगर सपोज करो कि ये चीज भर करके पानी ऊपर पहुंच गई, या ये चीज हमने यहीं पर बना रखा है फिगर, सपोज करो कि ये कैसे काम करेगा तब, माना कि ये इसमें यह ऊंचाई तक चढ़ रहा है पर केश नली में आपके द्रव के तल से, तो ये एकांक लंबाई में ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ इस तरह कुछ कार्य करेगा, ठीक है भाई। इस कारण ऊपर की ओर आरोपित जो कुल बल होगा आपका कितना आ जाएगा, 2 पाई r T cos थीटा। इसको समीकरण एक आपने कह दिया। अब जरा विचार करिएगा,
जो यह बल है एफ नेट का मान 2 पाई आर टी कॉस थीटा, यही केस नदी में चढ़े द्रव स्तंभ के भार को संतुलित करता है। केस नदी में इस फिगर को थोड़ा सा और अच्छे से बना लीजिए, ऊपर चढ़ने के बाद क्या कंडीशन बनने वाली है। इसके लिए ये फिगर, इसमें द्रव चढ़ने के बाद कुछ इस तरह का आपका बन जाएगा। ये थोड़ा सा अर्धवृत्ताकार पूरा आप बनाइएगा। ये आपकी केस नदी की त्रिज्या आर हो गई, तो इधर भी आर हो जाएगी। जैसे आप इसको यहाँ से भी जा करके आर दिखा दीजिएगा। आपने यहाँ पर ए ई बी दिखा दीजिए, इनको भी आप यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, इनका नाम सी और डी रख दीजिए। इतनी ही ऊंचाई तक द्रव आपका केस नदी में चढ़ रहा है। तो अगर इस द्रव स्तंभ का आप भार निकाल ले जाओ और उस भार को इसके बराबर रख दिया जाए, क्योंकि इसी भार को ही यह अपने संतुलित कर रहा है, तो भार इसका निकालने के लिए भार बराबर हम जानते हैं mg के होता है। भार बराबर mg के। अब इसमें भरे पानी का जो द्रव्यमान हो आप कैसे निकालोगे, तो आपने कहीं पर पढ़ रखा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से। तो m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, घनत्व गुणे आयतन। इतने द्रव का हम आयतन निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? ये जो आकृति आपकी सी डी दिख रही है, नीचे का भी कुछ नाम दे दो सी डी, यहाँ पर हम कुछ नाम दे दें इसका एक्स वाई करिए। तो जो बेलन आपका है सी डी एक्स वाई, इसका आयतन और धन ये जो इतनी आकृति बच रही है आपकी, ये इधर वाली, इसका आयतन, यही इस पूरे जो द्रव स्तंभ में जल है उसका भार का आयतन होगा। सॉरी, जो पूरे स्तंभ में द्रव है उसका आयतन होगा। तो आइए निकालते हैं। द्रव स्तंभ का आयतन V बराबर बेलन ए बी सी डी का आयतन और धन। इस आयतन को कैसे निकाला जाए? यहाँ से यहाँ तक एक ए बी छोटा सा बेलन ही बन रहा है इतना, और इस बेलन में से एक ये अर्धवृत्त बन रहा है, इसके क्षेत्रफल को, इसके आयतन को आप घटा दीजिए, तो जो ये आकृति बच रही है इस आकृति का निकल जाएगा। तो आप लिखिए बेलन ए बी सी बी, सॉरी ये तो ए बी सी बी नहीं जी, एक्स वाई यहाँ था, एक्स वाई का आयतन माइनस अर्धवृत्त ए ई बी का आयतन। वैसे पुट करो जरा। बेलन का आयतन अगर उसकी ऊंचाई h है और ये त्रिज्या r है, तो आपने पढ़ रखा है पाई आर स्क्वायर h होती है। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये भी बेलन है, यहाँ से यहाँ तक की भैया दूरी जरा देखो आप, ये आर है, ऊंचाई की जगह आर हो जाएगी और इसकी त्रिज्या अभी भी आर ही है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस गोले का आयतन आप जानते हो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर अर्ध गोला है तो 2 का भाग दे दोगे ना, तो अतः 2/3 पाई आर क्यूब मिलेगा आपको।
2/3 पाई आर क्यूब। को थोड़ा सा सॉल्व करिए तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 3 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब, यानी कि पाई आर का क्यूब, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसको, ये बन जाएगा 3 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब अपान 3। इसको और आगे सिंप्लीफाई करो, 3 में से 2 एक घट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यूब बाई 3 बचेगा आपके पास। अभी भी दोनों में से कुछ चीजें कॉमन आप कर सकते हो, पाई आर का स्क्वायर कॉमन कर दो तो अंदर आपके पास बचेगा एच प्लस आर बाई 3। ये क्या आ गया? आयतन आ गया। किसका? किस नदी में चढ़े द्रव स्तंभ का आयतन आ गया। अब इसका अगर भार आपको निकालना है तो भार बराबर क्या है? mg चाहिए। आप लिखिएगा, अतः द्रव स्तंभ का भार ये बराबर किसके? mg के, या m की जगह क्या रख सकते हो? रो इंटू वी, रो वी, और जी तो है तो जी को यहां से रख दीजिए। जरा v का मान यहां पर पुट करिए तो आपको क्या मिल गया? पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर बाई 3 रो जी। यह दिक्कत कोई? अब आप कहिएगा कि द्रव साम्यावस्था में ये जो द्रव स्तंभ का भार है, ऊपर की ओर जो आरोपित कुल बल था उसी को, ऊपर की तरफ आरोपित कुल बल जो 2 पाई आर टी कॉस थीटा है, यही द्रव स्तंभ के भार को संतुलित करता है। अतः साम्यावस्था में, अगर इसको समीकरण 2 कह दो तो आप लिख सकते हैं साम्यावस्था में, भाई समीकरण जब तो उसको संतुलित करता है तो समीकरण 1 के बराबर समीकरण 2 रख सकते हो ना? क्लियर है? रख दीजिए। अर्थात 2 पाई आर टी कॉस थीटा बराबर पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर बाई 3 रो जी। यहां से t का मान मेरा निकालिए तो t बराबर आप क्या लिख सकते हैं? पाई आर क्यूब एच प्लस आर बाई 3 रो जी अपान 2 पाई आर कॉस थीटा। दिक्कत कोई बच्चों यहां तक? अब देखो ये 2 से नहीं, पाई से पाई कट जाएगा, आर से यहाँ स्क्वायर था जी, स्क्वायर का टर्म कट जाएगा। और आप कहिएगा यदि h की तुलना में, यदि नहीं है h की तुलना में r बाई 3 को छोड़ने पर, यह केस नदी को आपने क्या कहा है कि ऐसी नदी जिसका छिद्र बाल के समान बारीक हो ना, तो उसकी जो त्रिज्या वो बहुत कम होगी। जो उसमें स्तंभ में जिस ऊंचाई तक द्रव चढ़ रहा है उसके कंपेरिजन में इसकी त्रिज्या बहुत कम होगी। इस नदी को आपने छोड़ दिया तो t बराबर क्या आपके पास मिलेगा? t बराबर आपके पास मिलेगा r रो जी एच अपान 2 कॉस थीटा। दिक्कत कोई? ये केस नदी में द्रव के उन्नयन का सूत्र है। अब आप यहां से कुछ स्थितियां बन रही हैं, उनको भी कंफर्म करते चलिए। जैसे पाली कंडीशन, अगर थीटा का मान 90 अंश से बड़ा हो, क्या हो? 90 अंश से बड़ा हो, यानी कि अधिक कोण है, तो यहां से आपको कॉस का मान नेगेटिव मिलेगा, कॉस थीटा का मान नेगेटिव होगा, जिससे कि पूरी वैल्यू किसमें आ जाएगी? अगर एच का मान निकालना चाहो तो नेगेटिव हो जाएगी। अतः वह द्रव इस नदी में क्या करेगा? ऊपर की तरफ चढ़ने की बजाय नीचे उतर जाएगा।
सेम दूसरी चीज अगर आप निकालना चाहो, यदि थीटा न्यून कोण हो, 90 अंश से छोटा हो, तब फॉर्मूला आप यहां से रख करके देखो तो cos थीटा का मान धनात्मक मिलेगा, अर्थात ऐसा द्रव केस नदी में ऊपर की तरफ चढ़ेगा। अगली कंडीशन, यदि थीटा बराबर 90, अगर ऐसा कुछ हो गया कि थीटा का मान 90 अंश हो जाए तो cos 90 का मान 0 होता है। इस कारण यच आपका 0 हो जाएगा। आप लिखिएगा यच बराबर भी 0 हो जाएगा, तो द्रव केस नदी में ना तो ऊपर चढ़ेगा ना तो नीचे उतरेगा। तरह आप शुद्ध जल के लिए निकाल सकते हैं। जो शुद्ध जल है उसके लिए थीटा बराबर 0 होता है, और अगर थीटा बराबर 0 हो गया तो इस फार्मूले में आप क्या पा जाओगे, T बराबर R रो जी एच अपान 2 और 0 का मान 1। आप यहाँ से निकाल सकते हो लोग कि अगर H बराबर करना चाहो तो H प्रोपोर्शनल 1/R के होता है, अर्थात केस नदी आपकी जितनी बारीक होगी उसमें द्रव उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ेगा। जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। इसके लिए कांच की एक समान व्यास की एक केस नली को पहले कास्टिक सोडे के द्वारा, उसके पश्चात नाइट्रिक अम्ल के द्वारा साफ करके अंत में जल से धोकर सुखा लेते हैं। एक पिन जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसे P से इंडिकेट किया गया है, जो 2 बार समकोणों पर मुड़ी रहती है, केस नली से रबड़ की पट्टी द्वारा संबंधित रहती है। केस नली को एक स्टैंड में ऊर्ध्वाधर स्थिति में इस प्रकार कसा जाता है कि इसका निचला सिरा प्रायोगिक द्रव से डूबा रहे। यह जल एक बीकर में भरा रहता है। पिन P को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि इसका सिरा जल के क्षैतिज तल को स्पर्श करे। जब जल केस नली में चढ़कर स्थिर हो जाता है तो एक चल सूक्ष्मदर्शी को केस नली में जल के नवचंद्रक के निम्नतम बिंदु पर फोकस करके पाठ्यांक ले लेते हैं। इसके पश्चात बीकर को हटा देते हैं तथा सूक्ष्मदर्शी को पिन P के निचले सिरे पर फोकस करके पाठ्यांक ले लेते हैं। इन 2 पाठ्यांकों का अंतर ही केस नली में चढ़े जल स्तंभ की ऊंचाई यच के बराबर होगा। अब केस नली को एक रेती से उस स्थान पर तोड़ते हैं जहां नवचंद्रक मेनिस्कस था। इस स्थान पर केस नली का आंतरिक व्यास सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नापकर केस नली की त्रिज्या R का मान प्राप्त कर लेते हैं। जल का ताप नापकर इसका उस ताप पर घनत्व सारिणी द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। स्पर्श कोण थीटा को 0 मानकर नापे गए ताप पर जल का पृष्ठ तनाव उपरोक्त सूत्र से ज्ञात कर देते हैं। अगले टर्म पर हम लोग केस नली को तिरछा करने पर उन्नयन का प्रभाव देखेंगे और पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करेंगे और कुछ आंगिक प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।